आज हम चर्चा करेंगे मनु की 60 गुण्य नीति है उसके बारे में। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी मनु के राज्य से संबंधित या मनु के जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं उनके बारे में। मनु की जो 60 गुण्य नीति है वो किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाई जा सकने वाली नीति के विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनुस्मृति में उसके अंतर्गत 6 गुणों का विवेचन किया गया है। 60 गुण्य नीति में पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वैधी भाव, छठा संशय। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह भली भांति विचार विमर्श के आधार पर इनमें से परिस्थितियों के अनुसार किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है। मनु का जो 60 गुण्य नीति है उसका मतलब है एक राजा का दूसरे राज्य के साथ किन परिस्थितियों में कैसे नीति को अपनाना, जिसको हम वर्तमान में विदेश नीति कह सकते हैं, कि किस राज्य के साथ हमें क्या नीति अपनानी है। मनु ने इस नीति को परिस्थितियों के अनुसार अपनाने के 6 तरीके बताए, जिसमें पहला है संधि। राजा द्वारा तत्कालीन अथवा भविष्य में होने वाले लाभों को दृष्टिगत रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र से मेल कर लेने को मनु ने संधि का नाम दिया। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए, सम्मानकृता संधि और असम्मानकृता संधि। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि यदि संधि के माध्यम से भविष्य में किसी प्रकार के लाभ की संभावना हो तो संधि कर लेनी चाहिए। यानी पहली नीति में मनु कहता है कि हमें दूसरे राज्य से कोई लाभ हो रहा है या हमें लाभ होने की संभावना है तो उस राज्य के साथ हमें क्या कर लेना चाहिए, संधि। और उसने 2 तरह की संधि की चर्चा करी, एक तो सम्मान संधि और एक असम्मान संधि। विग्रह, राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को जीतने अथवा पीड़ित करने की इच्छा से किया गया सशस्त्र आक्रमण विग्रह कहलाता है। मनुस्मृति में इसके 2 प्रकारों का विवेचन किया गया। शत्रु पर विजय पाने के लिए शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके यदि विग्रह किया जाए तो ये विग्रह का प्रथम भेद है। यानी हम पहले शत्रु के जो भी भेद है या उनकी जो कमजोरी है उनको जान लेंगे और फिर उसके ऊपर विग्रह करते हैं, तो ये विग्रह का पहला कारण है या पहला भेद है। दूसरा, राजा द्वारा किसी मित्र पर किया गया आक्रमण के प्रतिकार में किया गया विग्रह का द्वितीय भेद कहलाता है। यानी कि किसी मित्र पर अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो उस मित्र की सहायता करने के लिए हम उस राज्य पर आक्रमण करते हैं तो वो विग्रह का दूसरा भेद कहलाता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि विग्रह की नीति तभी अपनाई जानी चाहिए जबकि राज्य की सभी प्रकृतियां अनुकूल हो। यानी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह तभी अपनाना चाहिए जबकि हमारी सारी परिस्थितियों अनुकूल होती है। अगर हमारी सारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो हमें विग्रह नहीं करना चाहिए। यान, विजय की इच्छा से एवं शत्रु को पीड़ित करने के उद्देश्य से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया जाने वाला आक्रमण यान कहलाता है। यदि समर्थक राज्य शत्रु को किसी आपत्ति से ग्रस्त देखकर उस पर आक्रमण करता है तो यह मनु के अनुसार प्रथम यान कहा जाता है। यदि आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो एवं मित्र से सहायता लेकर आक्रमण करे तो इसे मनु ने द्वितीय यान का नाम दिया। मनु परामर्श देते हैं कि राज्य द्वारा यान का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जबकि उसकी सेना बलवान हो या शत्रु पक्ष दुर्बल परिस्थितियों में हो। यान का मतलब है कि हमें विजय की इच्छा से
यह विजय प्राप्त करने के लिए हमें जो हमारा शत्रु है उसको पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से उस पर हम आक्रमण करते हैं, उसको उसने यान कहा। यह हम देखते हैं कि हमारा जो शत्रु है वो आपत्ति में है, तब हम उस पर आक्रमण कर देते हैं, तब उसको मनु ने यान कहा। मनु ने कहा कि हमें तभी यान का प्रयोग करना चाहिए जब हमारी जो सेना है वो बहुत ज़्यादा बलवान हो और हमारा जो शत्रु है उसकी जो परिस्थितियाँ हो दुर्बल हो, तभी हमें यान का प्रयोग करना चाहिए। आसन, राज्य द्वारा आक्रमण के स्थान पर उपेक्षा धारण कर युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। मनु द्वारा आसन के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया। सेना या कोष के क्षीण हो जाने की दशा में राज्य द्वारा उपेक्षा धारण करना प्रथम आसन है। मित्र के अनुरोध पर युद्ध से उपेक्षा धारण करना मनु के मत में द्वितीय आसन है। मनु ने आसन को राजा के लिए इसलिए उपयोगी माना कि उसका आश्रय लेकर वह शत्रु को शांत कर सकता है। वह उस समय में स्वयं पुनः अपने बल को संगठित कर सकता है। आसन का मतलब है कि अगर कोई दूसरा राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें युद्ध की प्रतीक्षा करना आसन कहलाता है। और आसन के भी मनु ने 2 भेद बताए, या तो हमारी जो सेना कमज़ोर होती है तब हमें आसन का प्रयोग करना चाहिए, या हमारे मित्र के कहने पर हमें जो है आसन का रूप धारण करना चाहिए। द्रैधी भाव, इस गुण की व्याख्या या उस गुण को बताते हुए मनु ने लिखा है कि जब राजा अपनी सेना के कुछ अंशों को किसी स्थान पर सेनापति के अधीन रखकर स्वयं कहीं और रहता है तो ये नीति द्रैधी भाव कहलाती है। यानी राजा अलग रहता है और सेना और सेनापति अलग रहता है, इसको मनु ने द्रैधी भाव कहा। सेना का कुछ भाग शत्रु से रक्षा हेतु सेनापति के अधीन रहना प्रथम दे एवं सेना के शेष भाग को राजा के साथ किले में रखना द्वितीय दे भाव कहलाता है। द्रैधी भाव की व्याख्या कौटिल्य ने मनु से भिन्न की थी। कौटिल्य के अनुसार द्रैधी भाव एक दोहरी नीति है। कौटिल्य के मत में किसी राजा द्वारा संधि व विग्रह को एक साथ काम में लेना द्रैधी भाव है। द्रैधी भाव के प्रयोग के संदर्भ में मनु का शासन को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोक के रखने का काम करे, वह बाकी सेना के साथ राजा सुरक्षित स्थान में रहते हुए मित्र आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। यानी कि सेना को 2 भागों में बांटना, एक सेनापति के अधीन और एक राज्य की सुरक्षा के लिए रहेगा, उसे मनु ने द्रैधी भाव कहा। संशय, आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा से शरण प्राप्त करना संशय कहलाता है। मनु का मत है कि यदि द्रैधी भाव के माध्यम से भी राजा आत्मरक्षा करने में समर्थ न हो सके तो संशय का सहारा लेना चाहिए। यानी हमें अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे राज्य की शरण में जाने को मनु ने क्या कहा? संशय। अब हम देखते हैं कि इसके जो द्रैधी भाव है उसके उपायों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो षड्गुण नीति है मनु की, उसमें हम संधि, विग्रह, यान, आसन, द्रैधी भाव, संशय को अपनाते हैं। तो हमें इनके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो मनु ने इनके लिए हमें 4 उपाय बताए हैं। दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु समस्त भारतीय ग्रंथ उपायों का वर्णन करता है। मनुस्मृति में भी 4 उपाय बताए गए हैं। साम, दाम, भेद एवं दंड माने जाते हैं। मनु के अनुसार विजुगुषु यानी कि राजा को मंडल की विभिन्न प्रकृतियों के प्रति 4 उपाय साम, दाम, दंड, भेद से व्यवहार करना चाहिए। साम का अर्थ है विपक्षी को प्रेम प्रदर्शन एवं विशेष आदर करके
अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि उसको सम्मान देके अपने पक्ष में करना। दान, प्रतिपक्ष को धन व संपत्ति देकर अपने पक्ष के अनुकूल बनाने का उपाय दान कहलाता है। यानी कि अगर कोई राजा मान लेता बात तो ठीक है, नहीं मानता तो हमें उसको धन का, संपत्ति का लालच देकर अपने पक्ष में करते हैं। दंड से अभिप्राय है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल हो जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई राजा बात मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो उसको दंड देकर अपनी बात मनवाना। भेद, शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देने के माध्यम से शत्रु पक्ष व उसकी प्रकृतियां उसके मित्रों, सहायकों आदि के मध्य फूट डालकर उसमें भेदभाव या मतभेद उत्पन्न कर देने के जो भेद हैं उसको उसने भेद का नाम दिया। इसलिए मनु ने अपनी जो षाड्गुण्य नीति है उसमें 4 षाड्गुण्य नीति को लागू करने के लिए उसने 4 उपाय बताए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम मनु की जो मंडल सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।